मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय के अंदर चैप्टर 6, 7 और 8 के एमसीक्यू देखेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है नंबर 6, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। तो इसके एमसीक्यू हम देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक कौन है इस चैप्टर के? मोहन राकेश। दूसरा एमसीक्यू है, कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ का साहित्य प्रकार बताइए। तो इस पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? नाट्यांश, यानी ये नाटक, एक पूरा नाटक है आषाढ़ का एक दिन, बराबर। तो उसका एक अंश यहाँ पे कालिदास का प्राणी प्रेम लिया गया है। तीसरा एमसीक्यू है, कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक के कौन से नाटक का भाग है? तो आषाढ़ का एक दिन। ये एक उनका मोहन राकेश का एक पूरा नाटक है, जिसका एक अंश यहाँ पे लिया गया है। आगे का एमसीक्यू है, कालिदास ने हरिण के बच्चे को क्या पिलाया? तो क्या पिलाया था? वो घायल हुआ था तब दूध। एक बाण प्राण ले सकता है, तो खाली जगह का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, तो उंगलियों का, बराबर कि एक बाण जो है वो किसी के प्राण ले सकता है। तो उस बाण से लगे हुए घाव के ऊपर अगर कोमल उंगलियों का स्पर्श हो, बराबर, तो घायल व्यक्ति या घायल प्राणी को उस कोमल स्पर्श से जीवन दान मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मल्लिका की माँ को कौन सी चिंता रहती है? कि अपवाद की, बराबर, कि मल्लिका की माँ जो है अंबिका, तो मल्लिका जो है वो हमेशा कालिदास के साथ रहती है, उन दोनों के बीच प्रेम था। तो ये बात जो है वो मल्लिका की माँ को पसंद नहीं थी और वो हमेशा चिंता में रहती थी कि कहीं अपवाद न हो जाए, ऐसी वैसी बात न फैल जाए। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह खाली जगह न करता। क्या न करता? वो कि हरिणों का शिकार न करता। कालिदास के क्षेत्र में, बराबर, उस पार्वतीय भूमि में क्या नियम था कि वहां पे किसी भी प्राणी का शिकार नहीं किया जाता था, और ये वहां के निवासी सभी लोगों को पता था कि इस एरिया के अंदर शिकार करना मना है। लेकिन का दंतुल जो है वो उस एरिया का नहीं था, इसलिए वहां का जो नियम है वो उसे पता नहीं था, इसलिए उसने हरिण का शिकार कर दिया था। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता, वहां का रहने वाला होता, तो वो कभी हिरण का शिकार न करता। मल्लिका की माँ के अनुसार राज कर्मचारियों के आने पर कोई न कोई खाली जगह होता है। अनिष्ट, यानी कुछ न कुछ खराब होता ही है। कि मल्लिका की माँ ऐसा मानती थी कि गांव के अंदर अगर कोई राज कर्मचारी आता है तो कोई न कोई खराब बात अवश्य ही बनती है, यानी अनिष्ट होता है। दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया था? चोरी का। कि जब दंतुल ने अपने बाणों से हरिण के बच्चे को घायल किया था, इसलिए वो उसे अपनी संपत्ति बताता है। जबकि कालिदास एक प्राणी प्रेमी व्यक्ति है, इसलिए वो उस घायल हरिण शावक के बच्चे को घर पर लाता है, उसकी सारवार कराता है, दूध पिलाता है, उसके घाव के ऊपर घी का लेप लगाता है। ये सब देखकर दंतुल जो है वो कालिदास के साथ झगड़ता है, कहता है कि ये मेरी संपत्ति, इसे मुझे दे दो। तो कालिदास कहता है कि नहीं, इसे मैंने बचाया है। तब कालिदास उसे मना करता है देने के लिए। तब दंतुल जो है वो चोरी का लांछन कालिदास के ऊपर लगाता है कि तुमने मेरे शिकार की चोरी की। अंबिका किसकी माँ थी? मल्लिका की। अंबिका रुष्ट थी, क्योंकि अंबिका रुष्ट थी क्योंकि उनकी पुत्री मल्लिका जो है वो वर्षा में कालिदास के साथ थी, इसलिए वो रुष्ट थी। आगे, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो उनके ऋतु संहार के लिए उन्हें पहचानते हैं। कालिदास ने वैसे तो बहुत सारी रचनाएं की हैं। कालिदास कौन थे? तो संस्कृत भाषा के महाकवि थे। कालिदास एक संस्कृत भाषा के महान कवि थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। मालविका अग्निमित्र, कुमार संभवम, ऋतु संहार, 9th में आप पढ़े भी हो। कालिदास हरिण के बच्चे को कहाँ ले गए? तो वो मल्लिका के घर पर उन्हें ले जाते हैं। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो मल्लिका के द्वारा परिचय पाकर। कि दंतुल
कालिदास के साथ बहस करता है उस हिरण के बच्चे के लिए कि मेरा है मेरा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये कालिदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा के महाकवि है। वो उन्हें पता नहीं था, लेकिन अंत में मल्लिका के द्वारा दंतुल को पता चलता है कि वो जिस व्यक्ति के साथ हिरण के बच्चे के लिए इतना बहस कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, संस्कृत भाषा के महाकवि है। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचता है? तो रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके, कि दंतुल जो है, कालिदास जो है वो घायल हिरण के बच्चे को कहाँ ले जाता है? मल्लिका के घर पर ले जाता है। तो उसके शरीर से घायल हरिण चावक की बच्चा जो था उसके शरीर से लहू टपक रहा था और वो पूरे रास्ते में गिरा हुआ था। तो उस रक्त बिंदुओं का बराबर उस लहू का पीछा करते करते हुए दंतुल जो है वो कालिदास कहाँ गया है वो जान जाता है, और वो मल्लिका के घर पर पहुंच जाता है। चैप्टर 6 के एमसीक्यू हमारे खत्म होते हैं। अब है पोएम नंबर 7 जिसके एमसीक्यू हैं। तो पहले तो जन्मभूमि की जन्मभूमि काव्य के कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। आगे गंगा यमुना नदी किससे ग्रथित है? तो गंगा यमुना नदी किससे ग्रथित है? ज्योति से। आगे ग्रथित यानी गूथा हुआ, बराबर, कि गंगा यमुना नदी जो है वो किससे गूथी हुई है? तो ज्योतियों से। ज्योति यानी प्रकाश। जन यानी लोगों के हृदय में कौन कौन सी नदियां बसी है? तो गंगा और यमुना। जन के हृदय में कौन बसा है? तो जन्मभूमि। हर एक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से लगाव होता है कि जहां उनका जन्म हुआ होता है। भारत का भाल यानी मस्तक, कपाल कौन है? हिमालय। जननी जन्मभूमि किससे महान है? स्वर्ग से। वैसे तो स्वर्ग को सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कवि जो है उन्होंने हमारी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी चढ़ियाती, बराबर, उससे भी महान बताया है। कृष्ण ने कैसे प्राणों की मुरली बजाकर गीता गाई? अमर प्राणों की, अमर यानी न मरने वाला, अमर प्राणों की मुरली बजाकर गीता गाई। जन्मभूमि काव्य के कवि का नाम बताइए? तो सुमित्रानंदन पंत पहले आ गया। आगे है तापस कुमारी क्या बनी? तो शिला यानी पत्थर। साहित्य प्रकार कविता। साहित्य प्रकार कौन सा है? कविता। तापस कुमारी क्या बनी? तो शिला पत्थर, बराबर। अहल्या जो थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी और उनके पति ने ही उन्हें पत्थर होने का श्राप दिया था और वो पति के श्राप के कारण पत्थर बन जाती है। और जब रामायण के अंदर हम देखते हैं कि जब भगवान राम वनवास के दौरान वहां से गुजरते हैं और उनके पैर उस पत्थर से, शिला से टकराते हैं और वो अहल्या जो है वो फिर से जीवित हो जाती है, पत्थर में से वो एक सुकुमारी बन जाती है। युद्ध से जग जीवन कैसा हो गया है? तो युद्ध जो है उससे जन जीवन यानी लोगों का जीवन क्या हो गया है? जर्जर यानी कि कमजोर हो गया है। वसुधा यानी पृथ्वी फिर से क्या बनेगी? तो वसुधा जो है वो फिर से एक कुटुंब बनेगी, बराबर, कि हम सब भारतवासी जो है उन्हें युद्ध से सभी देशों को छुटकारा दिलाना है, शांति का प्रचार करना है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहकर एक विश्व, एक परिवार की भावना का प्रचारक बनना है और हमें एक कुटुंब की रचना करनी है। गीता का गान करने वाले कौन थे? भगवान कृष्ण। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो भगवद गीता। जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो सीता, राधा, अहल्या। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन एक शांति युक्त या शांतिदायक गृह है जहां पर ऋषि मुनि गण जो है वो एक तपोवन है, बराबर,
शांति निकेतन तपोवन जैसा है, वहां पे ज्ञानी महर्षि ध्यान मग्न होकर अपने ज्ञान में विचरण करते हैं। अब है चैप्टर नंबर 8। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में खाली जगह के फूलों से वृक्ष लदे हुए हैं। तो गुलमोहर, कौन से फूलों से? गुलमोहर। हमारा चैप्टर 8 है सुधा मूर्ति। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। यह वाक्य किसने कहा? तो सुधा कुलकर्णी ने। और हाँ, सुधा मूर्ति चैप्टर जो है वो संकलित है, उसके कोई लेखक नहीं है। ये एक जीवनी है, सुधा मूर्ति की जीवनी है। आगे, भारत में लोहा, इस्पात, आयरन एंड स्टील का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन व्यक्ति कौन है? तो श्री JRD टाटा। सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो कंप्यूटर विज्ञान। किस कंपनी के विज्ञापन में यानी कि एडवर्टाइज में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? टेल्को कंपनी, बराबर। टेल्को कंपनी ने अपनी जो जाहिरात दी थी उसमें क्या लिखा था कि इसमें महिला जो है, बराबर, लेडीज जो है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकती। विज्ञापन यानी जाहिरात से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है? महिला पुरुष का, बराबर, कि यहाँ पे केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है कि उस कंपनी में महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता था। सुधा मूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया था? तो समाज सुधार के लिए। कि श्री सुधा मूर्ति जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे, समाज सुधार किए थे, जिसके अंदर उन्होंने, देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में उन्होंने बहुत सारी सामग्रियां भी दी। उसके बाद अस्पतालें भी खोली, बाढ़ पीड़ित, सूखा पीड़ित लोगों को भी मदद की, कंप्यूटर शिक्षा पर करोड़ों रुपये लगाए, पुस्तकालय खोले, स्कूलों की इमारत का निर्माण करवाया, 300 कंप्यूटर वितरित किए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी उन्होंने दी। तो उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के काम किए। सुधा मूर्ति को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया गया? तो पूना। इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन कौन बना था? तो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार यानी अवार्ड किसने दिया था? तो FM रेडियो ने उन्हें 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। विदेश जाकर सुधा मूर्ति किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो कंप्यूटर क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे जाके पढ़ाई करना चाहती थी। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? नारायण मूर्ति से शादी की थी। यहाँ पे चैप्टर 6, 7 और 8 के MCQ जो है वो पूरे होते हैं।